तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन चाहिए यहाँ पे, ये नहीं है कि क्वेश्चन कितने होते हैं कितने कम हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितने भी बच्चे बैठे हो सबको आ जाने चाहिए। राइट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, उसके बाद अपने आप ही कैलकुलेट करोगे। अपनी कॉपी पेन बेटा रेडी रखो। मेन मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो, मेन है कि कौन कर रहा है। मैं करा रहा हूं कि आप खुद कर रहे हो। तो आज के टारगेट में आपने खुद करने हैं, जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशन करोगे, मुझे बता दोगे। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी is required to separate a hydrogen atom into proton and an electron। कह रहा है एक हाइड्रोजन एटम को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाना है। मतलब हाइड्रोजन एटम में होता क्या है, बेसिकली एक प्रोटॉन ही तो होता है इसके न्यूक्लियस में और एक इसके इलेक्ट्रॉन। अभी ये दोनों इकट्ठे हैं, अलग अलग नहीं है। कह रहा है इसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाना है, यानी इसको आयनाइज कर देना है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन निकाल ही देना है। निकाल देना मतलब कहां पहुंचा देना है, इन्फिनिटी तक पहुंचा देना। राइट है, इन्फिनिटी तक ही पहुंचाना है। तो इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट हाइड्रोजन एटम इनटू प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। कह रहा है इसको सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 13.6 चाहिए। तो जाहिर सी बात है इस वक्त हमारा इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट स्टेट में। मतलब हमें जजमेंट करनी थी कि कौन सी स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट में। क्योंकि ग्राउंड स्टेट में उसके पास कितनी एनर्जी होती है बेटा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको इन्फिनिटी पे पहुंचाना है तो इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तभी इसकी जीरो होगी, वो कहां पहुंचेगा, इन्फिनिटी पे, यानी कि आयनाइज होएगा। बेटा पॉइंट समझ गए कि नहीं? हमें यह जज करना था कौन से ऑर्बिट में है इस वक्त। कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। ओके, क्वेश्चन हो गया कि नहीं? कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी कि बिना कैलकुलेशन के हो गया? जितनी हमें नॉलेज थी हमने क्या जज कर लिया, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट में है और हमें फर्स्ट ऑर्बिट का क्या मांग रहा है बेटा, वो रेडियस मांग रहा है ना। बेटा 3 बजे मेरी क्लास, 4 बजे लगे, 4 बजे लगेगी, आगे कराना है, कोई जाएगा नहीं, पहले बता रहा हूं। हाँ जी बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो गया क्वेश्चन? आंसर कौन दे रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में बेटा इसका जो रेडियस है कितना होगा, इट विल बी 0.529 एंगस्ट्रॉम। जल्दी बोलो, सीधा ही लिख देंगे। वैसे अगर आप एनसीईआरटी बुक का ना सॉल्व क्वेश्चन है, वहां जाके इसका सोल्यूशन देखोगे ना, तो वहां उसने बिना मतलब की जबलियां मारी हुई हैं, ऐसी लंबी कैलकुलेशन कर रखी है। अब हमें तो पता है फर्स्ट ऑर्बिट में कितना आता है, 0.529। आप आंसर लिख लो इसका, 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाँ, आप इसको 0.53 भी बेटा लिख सकते हो। तो अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी की, तो उसमें देखोगे तो उसमें लंबा सा सोल्यूशन कर रखा है, हमें उसकी जरूरत नहीं, हम उससे ज्यादा अपना करिए बैठे अपने हिसाब से। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट था तो वेलोसिटी कितनी होगी, कौन बता रहा है? वेलोसिटी का फार्मूला डायरेक्ट है हमारे पास, कितना आ जाएगा आंसर, C/137। ओके, वैसे हमने इसका, अगर मैं सोल्यूशन बताऊं, आधे बच्चों का हो ही गया बेटा। इसके रेडियस का फार्मूला हमने क्या बता रखा है, हाइड्रोजन एटम 0.529 Z डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू Z था, Z1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है, इसलिए रेडियस कितना आ गया बेटा, 0.529। आंसर इसमें कितना आता होता है, एंगस्ट्रॉम में। तो आंसर आ गया एंगस्ट्रॉम, क्योंकि फार्मूला डायरेक्ट लगा दिया मैंने। वेलोसिटी का फार्मूला क्या बता रखा है, C/137। यही होता है, यही होता है। साथ में क्या होता है, Z डिवाइडेड बाय n। साथ में होता है बेटा Z, इसमें क्या होता है वैसे, ओरिजिनल डिवाइडेड बाय Z होता है। इसमें क्या होता है, Z डिवाइडेड बाय n होता है। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है, n हो जाएगा। तो कितनी आ जाएगी बेटा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 137। इसको आप 300 डिवाइडेड बाय 137 भी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? तो मैंने इसको दे दी 300 डिवाइडेड बाय 137 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, 10⁸ आ जाएगा। राइट है।
1.8 के करीब आ जाएगा। 10⁸ नहीं, फिर ये कितना बचना था, 10⁶ बचेगा। ये अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से करके देख सकते हो, इतना क्या आना चाहिए। 150 होता तो 2 आता, 2.1 है। ठीक है, मैंने 2 से कम कर दिया, कितना आएगा 2 पॉइंट, जल्दी बोलो, 1 × 10⁶ आंसर किस में आएगा, मीटर पर से। ओके, होल्ड ऑन करते हैं। मैंने शायद जल्दी जल्दी में बता दिया, जिनको तो क्लियर है सारा, जिसने लेक्चर वेक्चर लगा रखे हैं उनको तो ठीक है, जल्दी जल्दी में भी काम चल गया। लेकिन मे भी किसी को जल्दी जल्दी में ना पता लगा हो, तो बेटा रेडियस का डायरेक्ट फार्मूला, यहां पर जो मेन मुद्दा था वो पता क्या था, जितना तुम्हें पता है वो तो पता ही है, रेडियस निकालना हो पता है। मेन मुद्दा ये था, तुम्हें ये समझना था कौन से ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में। जैसे अगर वो क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, ये क्वेश्चन हो गया, वैसे ही पूछ लेते हैं। अगर वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, उसके पास एनर्जी है 0.54 इलेक्ट्रॉन, नहीं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज इट इज 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइज करने के लिए 0.54 चाहिए। बताओ कि इसका रेडियस कितना है ऑर्बिट का। तो पहले आप क्या जज करोगे, 0.54 का मतलब कौन सा ऑर्बिट है, 0.54 का मतलब कौन सा ऑर्बिट हुआ, 5th हो गया, श्योर है। इससे अगला कौन सा होता है, 0.376, 0.277, समझ लेना पॉइंट को। ठीक है, छोड़ दूं। देखो कई बार होता है कि हमें लगता है कि बहुत इजी काम चल रहा है यार, वो इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप उसको रिपीटेडली 2 दिन 3 दिन 4 दिन से लगभग वही चीजें कर रहे हो, तो आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो कई बार लगता है ज्यादा ही सिंपल चल रहा है, लेकिन ये सिंपल वाली चीज को भी अगर आप करते रहोगे तो कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आने होते हैं एग्जाम्स में। सारा ही क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता। एग्जाम का सिस्टम होता है, जो भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन सीधे भी आ जाने हैं, बोर्ड एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाने हैं, कुछ डिफिकल्ट भी आने हैं। ऐसे नीट जेई में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कुछ डायरेक्ट भी आएंगे, तो हम डायरेक्ट वाला ये कह के छोड़ थोड़ी आएंगे कि ये तो इजी है मैं नहीं करता, करना तो वो भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इसमें से थोड़े अजीब टाइप के क्वेश्चन मैंने निकाल दिए, इसको क्लोज करते हैं। आई थिंक सबके लिए क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 12.4 सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। ओके, जो येलो वाले हैं वो सॉल्व्ड हैं, जो व्हाइट वाले आएंगे वो बैक एक्सरसाइज के होंगे। दोनों में डिफरेंशिएट कर दिया, कलर चेंज कर दिया हमने। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट emitted by electron revolving around a proton in hydrogen atom। हमने क्या फाइंड करनी है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी एमिट। यहां पे एक वैसी वर्ड है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मतलब प्रीवियस जो बातें हैं वो ये कह रही है कि ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो इसके घूमने का कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, टाइम पीरियड। ठीक है, और घूमने की कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, टाइम पीरियड भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगी। बोलो समझ रहे हो। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से अगर इसकी ट्रांजिशन होती है और ये जो एनर्जी लूज करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और इसके रिवॉल्व करने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम ही होती है। ठीक है, तो यहां पे एक वर्ड यूज हो ना, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। वैसे तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम ट्रांजिशन करवा रहे हैं ना, मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से जो भी चल रहा है ट्रांजिशन। अब इसने बोला था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन। इनिशियल फ्रीक्वेंसी मतलब हम मान के चलेंगे वो कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, तो इसके घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है वही जो लाइट एमिट हो रही है उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ओके, फर्स्ट पॉइंट पे हमने रेडियस कैलकुलेट किया हुआ है, दूसरे नंबर पे क्या कैलकुलेट कराई थी, वेलोसिटी, तीसरे नंबर पे क्या कैलकुलेट कराया था, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कराई थी। जल्दी बोलो, सही है, लेकिन उसका फार्मूला मैंने याद ही नहीं करवाया। आपको वेलोसिटी का याद है, रेडियस का याद है, लेकिन उसका याद ही नहीं है। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं। अगर तो किसी को याद है अच्छी बात है, लेकिन मैंने याद ही नहीं करवाया। अब याद नहीं कराया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर हमने घूमने की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो आसानी से निकल जाएगी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी होगा कि नहीं, जल्दी बता दो।
समझ गए? तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगा? v डिवाइडेड बाय 2πr होगा कि नहीं? जवाब तो सही है। अब मेरा पॉइंट समझना, मैं कह रहा हूं अगर बंदे को रेडियस का फार्मूला याद है तो वो रेडियस तो निकाल ही लेगा ना, जिस मर्जी ऑर्बिट का बोलो। उसको वेलोसिटी का फार्मूला भी याद करवा दिया तो वो वेलोसिटी भी निकाल ही लेगा हर एक ऑर्बिट की। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? अगर रेडियस और वेलोसिटी निकाल लेगा तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी याद करने के लिए अलग से उसको मैंने याद ही नहीं करवाया, थोड़ा मुश्किल है इसलिए याद ही नहीं करवाया। जल्दी बोलो, पॉइंट समझ गए कि नहीं? वो बोला तो करो हाँ ना, ठीक है। अब इसमें जो हमने निकालनी है ना बेटा, ये मान के निकालनी है कि वो ग्राउंड स्टेट पे ही आएगा। ओके, तो ग्राउंड स्टेट पे ही आएगा मतलब हमें ग्राउंड स्टेट का रेडियस लेना है, ग्राउंड स्टेट की क्या लेनी है? वेलोसिटी लेनी है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए वेलोसिटी मैंने अभी पिछले सवाल में निकाली है। कितना आया था पीछे आंसर इसका? जल्दी बताना। ग्राउंड स्टेट वाले की 2.1 इंटू कैलकुलेट किया था कि डायरेक्ट ऐसे ही बता दिया था? कैलकुलेट किया था ना, तो इट वाज 2.1 इंटू 10⁻⁴ बेटा 6 आया था, और यहां पे 2 आएगा, यहां पे 3.14 आ जाएगा बेटा, और r की जगह 0.529 इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा बेटा जी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी आएगी। लेकिन ये क्वेश्चन जो हमने अभी तक स्टडी किया है या जो हम पढ़ रहे हैं उससे डिफरेंट था। यहां पर क्या पूछा गया है? क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इसके घूमने के रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो क्लासिकल थ्योरी कहते हैं जिस फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है वही इसकी क्या होगी? इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी। ये अलग चीज है जो हम पढ़ रहे हैं उससे हट कर। राइट है, छोड़ दूं इसको? तो छोड़ दें, बोला करो। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया यूजिंग रिडबर्ग फार्मूला। पहले तो ये बताओ, रिडबर्ग फार्मूला याद है सबको? रिडबर्ग फार्मूला बोला कौन सा है? रिडबर्ग फार्मूला याद है सबको? वही आर वाला फार्मूला जो मैंने बताया था। क्या है रिडबर्ग फार्मूला? एकम बताना जरा जल्दी से। रिडबर्ग वाला फार्मूला कौन सा था? यूजिंग वो बोला है मतलब वही यूज करेंगे। इट वाज, बोल रहे हो कोई कि नहीं? 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जवाब दे दो सही है। नोट करवाऊंगा, कुछ नोट करना, जल्दी जल्दी करेंगे। यूजिंग रिडबर्ग फार्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइन्स। फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द लाइमन सीरीज। फार्मूला यही यूज होगा। लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज में n1 तुम्हारा क्या है? फिक्स है 1। n2 की वैल्यू कहां से कहां जाएगी बेटा? 2 टू इंफिनिटी। फर्स्ट 4, अगर कभी उसने कह दिया ना लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का मतलब सेकंड से पहले जो लाइट निकलनी थी। जल्दी बोलो, समझ गए? सेकंड लेवल से आया, ठीक है। लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन है, 2 से 1 वाली ट्रांजिशन। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? सेकंड लाइन मतलब 3 से 1 वाली ट्रांजिशन। थर्ड लाइन मतलब 4 से 1 वाली ट्रांजिशन। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? नेक्स्ट लाइन मतलब 5 से 1 वाली ट्रांजिशन। 4 बार कैलकुलेट करेंगे, एंड तक जाएंगे। इस क्वेश्चन में हम कहां तक जा रहे हैं? एंड तक जा रहे हैं। जल्दी बता दो, समझ में लग गया? फर्स्ट फार्मूला तो लगेगा ही लगेगा, बोला करो यार। ठीक है, ये तो लगना ही लगना है। ओके, कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कैलकुलेटर तैयार रखो अपना। कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके डाटा में भी ये वैल्यूज आ जाएंगी बेटा। सबसे जो आपकी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के लिए 1/λ इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, पहले एक बार मैं लिख रहा हूं, बाहर आ रहेगा, यहां क्या आएगा? 1/1 माइनस 1/4। जवाब दे दो, यही आएगा। बोर्ड पे देखना, पहले बोर्ड पे देखना, ठीक है। एक ना पैटर्न बनेगा, हम उस पैटर्न के हिसाब से ये कितना आएगा जल्दी बताओ? 3/4 आएगा। ओके, तो यहां से बेटा लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? 4/3 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? 4/3 इंटू 1/r। 1/r को मैं बाद में 911 लिखवाऊंगा, पहले मैं एक पैटर्न बना रहा हूं। पैटर्न बन रहा है पहले।
जल्दी से बताओ, फर्स्ट केस में डायरेक्ट करेंगे, फर्स्ट केस में यानी फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ है क्या 4/3 इंटू 1/r आएगी? ओके। सेकेंड केस में बोर्ड पे देखना है बस, यहां 1 आएगा, यहां पे कितना आएगा जल्दी बताओ, सेकेंड लाइन जब कैलकुलेट कर रहे हो कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है। ये नीचे 3 का स्क्वायर, क्लियर है ना? ये 9 8/9, जब घूमेगा तो 9/8 होगा, क्योंकि यहां पे भी तो 3/4 था। मैं जो पैटर्न, जिस पैटर्न की बात कर रहा हूं वो पैटर्न दिख गया कि नहीं? जैसे यहां पे 1/λ इक्वल टू r इंटू 3/4, ये कितना था? 1/λ r इंटू यहां पे क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? 8, नीचे क्या आएगा? 9। लेकिन जब आप लैम्डा निकालोगे तो r नीचे चले जाएगा, 4/3 आ जाएगा। जल्दी बताओ, मैं करके दिखाऊं कि समझ में लग गया? लग गया जी। तो λ2 बताना जरा कितना आया बेटा? इट विल बी 9/8 इंटू 1/r। उम्मीद है समझ में लग गया। अगला जाएगा डायरेक्ट, किसी को पता लगा पैटर्न क्या बन रहा है? नेक्स्ट लाइन जो है क्या आएगा? 16/15, क्योंकि यहां पे 16 ना था, ऊपर 16 माइनस 1, 15/16, ये आएगा 16/15 इंटू 1/r। और बेटा जी इसका पैटर्न के हिसाब से क्या बनेगा आंसर? जल्दी बता दो। 25/24 बन रहा है, ये बनेगा 25/24 इंटू 1/r। ओके, अब ध्यान से सुनो, मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करके बताना, मैं आपके डाटाबेस में ऐड करवा रहा हूं, जो आप कल से नोट्स बना रहे हो उसमें ऐड होगा। 1/r की वैल्यू किसी को याद है? एंगस्ट्रॉम में कितनी भरनी है? 911 एंगस्ट्रॉम। 1/r डायरेक्ट 911, 4/3 इंटू 911 करके चारों वैल्यूज मेरे को जल्दी से बता दो क्या आ जाएंगी। एक का एक करके बताते जाओ। पहली वाली कितनी आ गई? 11214 एंगस्ट्रॉम। ओके, दूसरी वाली कितनी आ गई? 1024 एंगस्ट्रॉम। देखो कैलकुलेशन सही रखना, ओके। और कहीं पे गलती हो जाए तो देख भी लेना, राइट है? कहीं से गलती हो जाए देख भी लेना, मेरे को बता भी देना, और कैलकुलेशन सही रखना, क्योंकि फिर ये पूरी की पूरी रिकॉर्ड भी हो रही है भाई क्लास, तो गलती मत करना। ये कितना आ गया जल्दी बता दो? 971 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये कितना आ गया? 948। अच्छा, जब इनको जाके बुक से देखोगे ना, एनसीईआरटी बुक से देखोगे कहीं से, थोड़ी बहुत ही 2-4 एंगस्ट्रॉम का ना ऊपर नीचे तुम्हें मिलेगा, नेट पे जाके देखोगे। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि फिर हम इसका 1/r को एक फिक्स वैल्यू 911, वैसे ये पूरी तरह से वैलिड है, हर जगह चलती है और ज्यादा एक्यूरेट है। 911 वाली वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने जो रिडबर्ग कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ होती है। अब कई लोग इसको 1.09 भर देते हैं, कई लोग इसको 1.1 भर देते हैं, राउंड ऑफ करके अगले ने 1.1 कर दिया, कई लोग इसको 1.09 ही लेके चल रहे हैं। अब मैं यहां तक लेकर 097 तक लेके जाओगे ना, तब वो 911 के बिल्कुल करीब पहुंचते। तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट यही है, बाकी थोड़ी बहुत ही वेरिएशन आपको मिलनी है। ओके, ये बताओ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब पता लगा? कल को वो पूछेगा गिव द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, कर लोगे? फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ कैसे निकालोगे बताना जरा। ये तो हो गया, नोट हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब ये बताओ, जो हमारा ये जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त, ये भी चैप्टर भी करा रही है, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और क्वेश्चन क्लास में कर रहे हैं, और क्लास में भी इधर उधर क्वेश्चन करने की बजाय मैंने बोला आप करनी है तो कौन से करो, फिर एनसीईआरटी के कर लेते हैं। अब थोड़ा सा आपको चेंज भी नजर आ रहा होगा, अब हमें सिलेबस भगाने की टेंशन है ही नहीं है, आप काम कर रहे हैं, और वो भी मैं करवा रहा हूँ बेटा आप लोगों से कि करो, और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो बच्चा क्लास लगा रहा है, बैठ के कुछ सवाल निकाल रहा है ना, उसको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। ओके जी, मैं आपसे ये तो हो गया ना, क्लियर है ना? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या करूं, बस मुझे वैल्यूज बता दो। रिडबर्ग फार्मूला मैंने लगा दिया, चल बाल्मर सीरीज के लिए वैसे ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बना दिया। यहां क्या आएगा? आर
पाल्मर सीरीज 1/2 के 1/4 क्योंकि उसका n1 तो फिक्स है, फार्मूला था 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां पे बेटा क्या आएगा 1/4, यहां पर क्या आएगा जल्दी बताओ, ये 3 से इंफिनिटी जाती है। फर्स्ट लाइन के लिए क्या चाहिए यहां पर 3 पुट होगा, ये 9 आएगा। जवाब दे दो, क्लियर है कि नहीं, समझ गए, हो जाएगा। कितना आ रहा है ये 1/λ इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर, देखना जरा कितना आ गया 5/36 और आर किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी वेवलेंथ किसके इक्वल आ गई बेटा, चेक करना, ये आ गई 36/55 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये कौन सी लाइन है, ये नोट करनी थी इसलिए लिखवाई है। ये कौन सी वेवलेंथ निकाली है तुमने, फर्स्ट लाइन ऑफ पाल्मर सीरीज, डन है। ये बड़ी स्पेशल लाइन है, इसको एच अल्फा लाइन भी कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं, एच अल्फा लाइन। कल को एग्जाम में सवाल आ गया कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब एच अल्फा बोलेगा जब, एच अल्फा इसका स्पेशल नाम है एच अल्फा। एच अल्फा लाइन बोलेगा तो मतलब क्या फाइंड करनी होगी तुम्हें, पाल्मर की फर्स्ट लाइन, पाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन। इसका स्पेशल नाम क्या है, एच अल्फा। वैल्यू कैलकुलेट कर कर अपनी रख सकते हो, कितनी आ गई चेक करना, 36/5 इंटू 911 655 एंगस्ट्रॉम। ओके 559, ओके 6559 एंगस्ट्रॉम आ गई, 6559 एंगस्ट्रॉम। ओके, कुछ चीजें तो याद ही रह जाएंगी ना। फर्स्ट लाइन का मतलब पहली लाइन, जिसकी भी बोलेगा, लाइमन की बोले लाइमन की, बाल्मर की बोले बाल्मर, जिसकी भी बोले। लेकिन अगर उसने एच अल्फा लाइन बोल दी तो समझ लो कौन सी बोली है, पाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन ही बोली। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आगे बेटा, देखो 3 ही क्वेश्चन थे मेरे पास, छोटा चैप्टर है ना, अभी सिर्फ एटम वाला पार्ट किया है, तो कुल मिला के इसके 5-6 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में। जो लेटेस्ट बुक है उसमें से तो 1-2 कटे हुए हैं, तो मैंने जो काम के क्वेश्चन थे जिससे हमें यहाँ पर डायरेक्ट नॉलेज ज़्यादा मिलनी थी वो वाले लेकर आया हूँ। ओके, इसके अलावा जो छोड़ दिए वो करने की भी जरूरत हमें नहीं है। तो 3 ही क्वेश्चन थे सॉल्व वाले में से बेटा। अब आते हैं किस पे, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन, उसके फिर वही थोड़ा जनरल टाइप, इमेजिनरी टाइप, न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आ सकते हैं वो थर्ड से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पाश्चन सीरीज। अब पहले तो बंदा ये जज करेगा पाश्चन कौन सा वाला था, कौन सा वाला था पाश्चन, थर्ड वाला, लाइमन पाल्मर पाश्चन, ऐसे ही होता है, लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट एंड पी फंड। 5वां कौन सा होता है, मैंने गलत तो नहीं बोला, पहला कौन सा होता है लाइमन, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है पाश्चन। तो पाश्चन होने के कारण बेटा इसका n1 तो क्या फिक्स करोगे 3, राइट है, फार्मूले रीडबुक फार्मूला में। अब शॉर्टेस्ट मांग रहा है, शॉर्टेस्ट, तो इसका जो 2 था बेटा, ये n1 3 है ना, ये 4 से इंफिनिटी कुछ भी जा सकता है। शॉर्टेस्ट फाइंड करनी है तो n2 की वैल्यू जल्दी बताओ, 4 लेंगे कि इंफिनिटी लेंगे, इंफिनिटी लेंगे, कल बात हो गई अपनी। लॉन्गेस्ट के लिए 4 लेते हैं, शॉर्टेस्ट के लिए क्या लोगे, इंफिनिटी लोगे। बेटा कैलकुलेट करो यार, सारे बच्चे कैलकुलेट करो। ईशान तू नहीं कर रहा, कर रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन तक सारा कैलकुलेट किया है, समझ लग रहा है, क्योंकि कल वाली जिसने क्लास अटेंड की है तो उसको तो लगना ही चाहिए ना बेटा। ओके, नोट कर रहे हैं सब कुछ। ओके जी, कैलकुलेट करना वैल्यू, रीडबुक फार्मूला लगाओ, रीडबुक फार्मूला 1 मिनट में लिख ही देता हूं, चलो जिसको नहीं समझ में लग रहा है उसके लिए। तो 1/λ आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बेटा, माइनस है बीच में। ओके, 1/λ इक्वल टू आर, n1 की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो जी, 5 से नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया,
-1/n2 की जगह क्या पुट कर रहे हो, इन्फिनिटी पुट कर रहे हो, इन्फिनिटी का स्क्वायर तो फिर इन्फिनिटी होता है, ये r/9 हो गया, लैम्डा किसके इक्वल हो गया, 9/r। गलती तो नहीं की मैंने कोई, सही है तुम्हारा भी यही है 9/r। ओके 9/r को तुमने क्या कर दिया, 9 इंटू 911, सही है, ऐसे ही किया है भाई, मुझे थोड़ा हौसला तो दे दो कि सर सही किया आपने, 9 इंटू 911। ओके कितना आ गया आंसर भी बता दो, 8199 8199 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। ओके 1/r की जगह 9111 पुट कर दिया ना, ओके ठीक है, हम सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर रहे हो। हाथों से जब कैलकुलेशन कर रहे हो बेटा तब आ रहा है, आप नोट करके ले जाते हो, मैं कहता हूँ घर पे कर लेना, कहते घर पे कौन करता है, अब आपने किया था, सारे थोड़ी करते हैं, कहते घर पे कौन करता है, प्रिया मुस्कुरा रही है, कहती घर पे कौन करता है, तो यहाँ पे करा दिया करो जो भी है। ओके 12.3 चेंज कर दें इस वक्त। अब ये बताओ जितने भी बच्चे बैठे हैं सही में यहीं पर एंड रिजल्ट तक पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो, सतकिरत भाई तू बता, एंड रिजल्ट तक अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लो, कैलकुलेटर की ऑप्शन दे रखी है तुमको। मुमताज तेरे को लग रहा है समझ, थोड़ा बहुत, कितने दिन की छुट्टी मार के आया है, कल कल की एक ही छुट्टी थी, तू गोवा नहीं गया, सेंट पीटर वाले सॉरी गोवा गए थे, अच्छा तूने सेंट पीटर छोड़ यार, तूने गोवा मिस कर दिया, आज अगर तू सेंट पीटर में होता तो गोवा घूम के आया होता। 12.4 चेक करना जरा, चेक करो भाई, अब वापस आ जाओ गोवा से, इधर देखो केशव तुझसे पूछना है मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है कैलकुलेट कर लो जो भी करना है इसका। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, अ डिफरेंस ऑफ 2.3 कह रहा है, बताया ही नहीं है कौन से लेवल हैं, दो लेवल्स के बीच में कितना फर्क बता रहा है, 2.3 इलेक्ट्रॉन बोलो समझ रहे हो। What is the frequency of the radiation energy when the atom make a transition from the upper level to lower level? अपर लेवल से लोअर लेवल आ गया। अब देखो बेटा हमारे माइंड में इस वक्त चल रहा है कि हाइड्रोजन 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 ही भरा पड़ा है। ये हाइड्रोजन के लिए जरूरी नहीं है उसी का क्वेश्चन हो, उसने कहीं वर्ड नहीं यूज किया हाइड्रोजन एटम, उसने डायरेक्ट क्या बोला, दो लेवल के बीच में ये फर्क है, ट्रांजिशन हुई ऊपर से नीचे, फ्रीक्वेंसी निकालो, तो हमें पता है भाई ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा एच न्यू, जो कि किसके इक्वल होगी, डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स ही तो होती है, वो डायरेक्ट ही दे रखी है। ओके एच न्यू इज इक्वल टू कितनी दे रखी है बेटा, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जल्दी बोलो समझ गए, तो एक बार बोलो समझ गए। अगर मुझे उसने वेवलेंथ बोली होती तो मैं 12375 वाला फार्मूला लगाकर 12375 वाला फार्मूला लगाकर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके ही बात खत्म करता, लेकिन मांगी क्या हुई है, फ्रीक्वेंसी, बाद में भी तो फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए यहीं से निकालते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में लेके जाना पड़ेगा, जॉल्स में लेके जाना पड़ेगा। ये पॉइंट है, कई बार बंदा इसी को इग्नोर कर देता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में जाना पड़ेगा, जॉल्स में, तो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा 2.3 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बेटा जी, तो इसको किस में 1.6 इंटू 10⁻19 जॉल्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा वो आपका हर्ट्ज का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छोड़ दें, अपने आप कैलकुलेट कर लोगे ये तो ठीक है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी टाइप जाएंगी, अगर हो जाती है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर इसको छोड़ रहे हैं, इसको तो आप अपने आप ही कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, क्लियर है। ओके अब इसके बाद ना देखो एक मोटिवेशन आने की बात है, पॉइंट ये है कि आने वाले टाइम में जिस टाइप की अब क्लासेस कर रहा हूं ना मैं, उसी टाइप की कर दूंगा कि यहीं पे बैठ बैठ के आप सॉल्व करोगे। जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूँ तब भी वो पेपर यहाँ पे आया करेगा क्वेश्चन वाइज, और आप उनके सॉल्यूशन यहीं पर सॉल्व कर रहे होगे।
थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दिया मैंने। सिस्टम ये चेंज किया कि पहले अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करते रहे ना, उसमें मेरा सिस्टम ये था कि भाई तुम घर पे करो और उसके डाउट्स लेकर आओ। अब डाउट्स कौन लेकर आता था? जो करके आता था वही डाउट्स लेके आता था ना। बाकी जो करके नहीं आ रहा बेटा, उसके डाउट्स भी नहीं होते थे। तो अब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या कर देंगे, भले ही कम कर देंगे कि क्वांटिटी कम कर दो, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो लगभग ज्यादातर यहीं पर आपके साथ, मेरे साथ मिलकर यहीं पर क्या किया करोगे, आप सॉल्व किया करोगे। और इसी से आपको सबको, मतलब 100% बच्चों को बेनिफिट हो सकता है। तो आप मोटिवेशन लेकर आओ और ऐसा काम करो कि भी डायरेक्ट बेनिफिट हो, यहीं पे हो। जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन छोड़ दूं? क्लियर है? ठीक है जी, ओके। अब कम से कम सारे के सारे करते हुए दिख रहे हैं ना, तो पता तो लग रहा ना कि कुछ काम हो रहा है। 12.4 छोड़ दिया बेटा, 12.5 पे आओ। अपने आप अंडरस्टैंड करो। आपको 1 मिनट का चलो टाइम दिया कि अपने आप क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा। देख लो जरा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम दे रखी है। व्हाट आर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। ये तो मुश्किल वाला क्वेश्चन आ गया। ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है, ये तो मुझे कराना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। ईशान, मुझे कराना पड़ेगा ये? कह रहा नहीं। मुश्किल है कि सबसे इजी आ गया? सबसे इजी आ गया। टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है? -13.6 बेटा। तो अगर टोटल एनर्जी उसने दे दी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भाई रटवाया हुआ है तुम लोगों को। काइनेटिक एनर्जी बताएगा कोई कितनी आएगी? इट इज +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या सिर्फ आप इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखकर आ जाना। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इन दिस स्टेट? 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गलत है, -27। यहां पे गलत हो गया ना। इट इज माइनस बेटा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया हुआ है जी। याद रखने वाली बात है, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। साइन का ध्यान रखना है, ओके। तो वो जो मैंने क्वेश्चन करवाया कभी आपको, ये क्वेश्चन वैसे चलते चलते बातों में करवा रखा था ना 13.6 वाला, ये अब देखो डायरेक्ट ही हमारे माइंड में भी इसलिए चल रहे होते हैं क्योंकि डायरेक्ट किताबों में होते हैं। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है आपका। ओके जी, छोड़ दिया हमने 12.5। 12.6 देखना जी ध्यान से क्या कर रहा है, अपने आप अंडरस्टैंड करो। हाइड्रोजन एटम है, इनिशियल इन द ग्राउंड स्टेट है, एब्जॉर्ब्स अ फोटोन। पहले हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड नहीं था, उसका इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में। ओके, एब्जॉर्ब अ फोटोन विच एक्साइट टू द 4th लेवल। कहां पहुंचा दिया इसको? ग्राउंड स्टेट से सीधा 4th लेवल पे पहुंचा दिया एनर्जी देकर। डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। जो फोटोन आया था, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन एटम इनिशियल ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन। देखो अगर ये वापिस आता है, एमिट करता है, तो भी क्या एमिट करेगा? फोटोन ही एमिट करेगा, राइट। लेकिन इसको जिसने पहले यहां था ना, एक फोटोन ने आकर क्या किया था? एनर्जी दी थी। तो जो एमिट होगा वो भी फोटोन ही होगा, जो फोटोन आया था वो भी फोटोन ही है, दोनों की एनर्जी भी सेम ही है। लेकिन मैं वैसे ही बोल रहा हूं, आपको कंसेप्ट वाइज पता होना चाहिए किसकी एनर्जी निकाल रहे हो। भले ही आप इसकी निकाल दो, आएगा तो वही आंसर, आपका आंसर सही होगा। लेकिन मैं कंसेप्चुअली बोल रहा हूं, उसने किसकी एनर्जी बोला है? जिस फोटोन ने इसको क्या किया? एक्साइट किया। बाकी जब ये ट्रांजिशन करेगा वही एनर्जी इसकी भी होगी, तो फार्मूला तो हमने वही लगाना है। लेकिन कंसेप्चुअली पता होना चाहिए, हमने जो एमिट हुआ है उसकी नहीं, जिसने इसको ऊपर पहुंचाया उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। कौन सा फार्मूला लगा रहे हो जल्दी बताओ? वेवलेंथ भी निकालनी है और चौथे लेवल पे है। दो तरीके हैं। अगर आपको 12 मतलब एनर्जी चौथे लेवल पे कितनी एनर्जी होती है, पहले लेवल पे कितनी होती है, ये याद आ गया तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। इसकी एनर्जी लिखो, इसकी एनर्जी लिखो, डिफरेंस निकालो, 12375 बाय लैम्डा लगाओ, अपने आप ही वेवलेंथ आएगी। जल्दी बोलो, समझ रहे हो पॉइंट को कि नहीं? अगर नहीं तो आप रिडबर्ग फार्मूला तो फिर आपके पास है ही है ना। जल्दी बोलो, समझ रहे हो?
कि नहीं? फोर्थ से फर्स्ट लेवल पर आया, ये कौन सी लाइन बनेगी बताओ? फर्स्ट पे आया तो लाइमन, फर्स्ट पे आया तो लाइमन, लाइमन की कौन सी लाइन बनी? थर्ड लाइन बनी कि फोर्थ लाइन? चौथे से पहले पे आया है, थर्ड लाइन बन गई। अब थर्ड लाइन की एनर्जी तो वैसे आप अभी थोड़ी देर पहले निकाले ही बैठे हो उसकी वेवलेंथ, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा कर देते हैं। 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा। जल्दी बताओ, इससे वेवलेंथ आ रही है? आ जाएगी। तुम 911 वाला फंडा लगाओगे तो सीधा किस में आ जाएगी? एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। जवाब दो, जवाब जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर ही है? n1 की जगह क्या पुट किया तुमने? बोलो जरा। 1, n2 की जगह क्या पुट किया? 4, वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, पता ही है, थर्ड लाइन वाली जो भी आई होगी। राइट? उसके बाद क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी भी मांगी है, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फार्मूला लगाओगे? C/λ। बोलो सही है? स्टैंडर्ड तरीका यही है, स्टैंडर्ड मेथड इज दिस। रिडबर्ग फार्मूला लगाओ, सिखा दिया तो रिडबर्ग फार्मूला लगाओ। राइट है? आंसर आप निकाल लोगे बेटा, अधूरे मत छोड़ना क्वेश्चन, आंसर निकाल लेना। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी करते हैं, अदर मेथड। अदर मेथड ये कौन से लेवल पे? पहले पे एनर्जी कितनी होती है भाई? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी बोलो, समझ गए? चौथे पे, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में बोल रखा है फोर्थ लेवल, तो फोर्थ लेवल पे एनर्जी डायरेक्ट याद है कि नहीं? कितनी है? 0.85। श्योर है? सबसे पहली 13.6, 3.4, ठीक है, 13.6, 3.4, 1.51, और अगली चौथे पे कितनी? 0.84। तो ये होगी 0.84 नेगेटिव। समझ गए? 85 है कि 4 है? 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका एनर्जी डिफरेंस निकल जाएगा, जवाब दे दो। एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? 13.6 माइनस 0.85 आ जाएगा, क्योंकि जब आप माइनस करोगे ना, फाइनल से इनिशियल माइनस करोगे, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा। तो ये एनर्जी डिफरेंस हो गया बेटा। आप डायरेक्ट क्या लगाओगे वेवलेंथ निकालने के लिए? 12375 डिवाइडेड बाय 13.6 माइनस 0.85। आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दूसरे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो, समझ लग गया कि नहीं? पता लग गया क्या कर दिया मैंने? सीधा ही आंसर किस में आ रहा है आपका? एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। तो दो मेथड है, अगेन स्टैंडर्ड मेथड पहले वाला ही है, बाकी हमें ये भी आता है। कई जगह ये फायदेमंद रहता है, कई जगह पे वो फायदेमंद रहता है। ओके जी, अब बढ़ते हैं आगे जी। 12.7, क्वेश्चन नंबर 12.7 है, खत्म ही कर देने बेटे इसके क्वेश्चन हमने आज। यूजिंग द बोहर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। यहां बोल दिया क्या? हाइड्रोजन एटम। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा लेवल। स्पीड निकालनी है पहले, दूसरे और तीसरे लेवल पर। स्पीड का फार्मूला आपको पता ही है, V1, V2, V3। ओके, हाइड्रोजन है तो Z1 है। क्या फार्मूला लगाऊं भाई? C/137 बाय N, N1 हो गया, C/137 इंटू 1/2, C/137 इंटू 1/3। गलत तो नहीं किया? यही आना चाहिए, आ जाएंगे। ओके, तो कुछ चीजें हैं बड़ी फायदेमंद हैं, काम आ रही हैं। कैलकुलेट ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दीज लेवल्स। ऑर्बिटल पीरियड मतलब क्या मांग रहा है तुमसे? क्या मांग रहा है? टाइम पीरियड मांग रहा है। अब टाइम पीरियड के लिए बेटा मुझे R1, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला हमने याद ही नहीं किया यार, जरूरत भी नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए होगा मुझे? R1, R2, R3। R1 कितने? 0.529 इंटू 10⁻⁻10। ओके, R2 कितने? 0.529 इंटू 10⁻10। साथ में क्या लगेगा? 4। 0.529 इंटू 10⁻10, साथ में क्या लगेगा? 9।
चेक करो गलत तो नहीं किया है। ओके, टाइम पीरियड कैसे निकाल रहे हो, कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हो फिर, T इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय वी निकल। फर्स्ट में 2πr1/v1 करोगे, सेकंड में 2πr2/v2 करोगे। थोड़ी कैलकुलेशन लग रही है, ये करनी पड़ेंगी। यहां पे नहीं हम टाइम दे रहे कैलकुलेट करने का, ये आपको कैलकुलेट घर पे जाके अपने आप कर लेना है। ठीक है, अब जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है बेटा, बोला करो जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, ठीक समझ में लग रहा है। एक मुमताज कह रहा है कि इसकी प्रीवियस क्लास में से इसके कारण उसको दिक्कत थोड़ी सी आ रही है, लेकिन बाकियों को देखो आनी नहीं चाहिए, बाकी किसी को भी नहीं आनी चाहिए। एकम बेटा तू बता, तेरे को क्लियर होने सारे, घर पे जाके पढ़ रहे हो जो भी टॉपिक चल रहा है तो पढ़ो। ये मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, बाकी बच्चों का वीक पॉइंट होता है, वीक पॉइंट मॉडर्न फिजिक्स लास्ट वाला पार्ट में भी आप लोगों का क्या हो जाए, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाए। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में इतने क्वेश्चन क्लास में नहीं करवाए, तुम्हारे भरोसे बैठा रहा कि डाउट लेकर आना डाउट लेकर आना, लेकिन यहां पर अब हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो मे भी ये आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाए, आगे निकल जाओ सबसे। सबका वीक पॉइंट यही होता है लास्ट के चैप्टर। ओके, छोड़ दो इसको, छोड़ दें। आगे जी 12.8 पर, रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻⁻। इनर मतलब कौन सा ऑर्बिट, पहला इनर मोस्ट, n इक्वल टू 1 वाला। लेकिन बेटा n इक्वल टू 1 में मैंने तो तुम्हें और ही कुछ याद करवाया हुआ है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, यहां कुछ और ही वैल्यू दे रहा है। जल्दी बताओ ये कैसे हो रहा है, सेम ही है, सेम ही है, बस उसने 0.529 को क्या कर दिया, 5.3 कर दिया, और मैंने एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है, उसने उसको एक तो पॉइंट उधर बचा दिया और 10⁻⁻ क्या कर दिया, 11 कर दिया। ठीक है जी। अब एनसीईआरटी वाले बुक को इस टाइप की वैल्यू बढ़िया लगती है, अच्छी लगती है, तो उस टाइम में चल रहा है, मुझे ये वाली अच्छी लगती है, मैं इस फॉर्म में लिखता हूं इसको। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकंड थर्ड ऑर्बिट। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर उसने ये वैल्यू ना देती होती तो मैं 0.529 से ही निकालता, राइट, लेकिन उसने इसकी वैल्यू दे दी ना, अब जो दे रखी है उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा। बोलो समझ गए। तो सेकेंड ऑर्बिट की आपका रेशियो 1:4:9 चलता होता है ना, अगर इसका आर है रेडियस तो इसका कितना होगा बेटा 4r, इसका कितना होगा 9r। बोलो समझ गए, फार्मूले के हिसाब से यही चलता है ना। तो आपने जो वैल्यू दे रखी है ना बेटा जी, वही वाली पुट करना, वहीं से आंसर आएगा, फिर एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। अब यहां ना दिया होता तो मैं 0.529 लेता, दे रखी है तो वही वाली यूज करेंगे जो उसने। ठीक जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12.9 ध्यान देना जी। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया स्टार्ट पढ़ना, पढ़ लो। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन है, उस पे एक लाइट की इलेक्ट्रॉन्स की क्या डाली है, बीम है, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी, राइट है। व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड, मतलब कितने टाइप की वेवलेंथ एमिट होंगी। क्वेश्चन का कंसेप्ट यह है कि ये क्या है, हाइड्रोजन का गैस। मतलब न्यूमेरिकल करते वक्त आपने एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ऐसे डायग्राम शायग्राम नहीं बनाना, तुम तो न्यूमेरिकल कर रहे होगे, मैं तो यहां पे मजे ले रहा हूं। अभी 1-2 क्वेश्चन ही रह गए अभी, मेरे टाइम भी पड़ा हुआ है, तो एग्जाम में आप ऐसे नहीं बनाओगे, कई बार कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता ना। तो यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन की बीम इसमें क्या कराई है, बीम के फॉर्म में खूब सारे इलेक्ट्रॉन इस गैसियस में स्टेट में मारे गए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक वाले मारे गए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, तो ये खूब सारे इलेक्ट्रॉन बीम है ना, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, मिलियंस ऑफ क्या है, हाइड्रोजन है, तो उनसे टकरा कर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे, एक्साइट हो रहे होंगे। जल्दी बोलो समझ गए, हाइड्रोजन के एटम इनकी एनर्जी लेके एक्साइट हो रहे होंगे। अब एक्साइटेशन में ग्राउंड स्टेट इनकी कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली। बोलो समझ गए। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन
ऐसी टक्कर मारे कि उसकी 12.5 की 12.5 एनर्जी ही अगले इलेक्ट्रॉन को मिल जाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है 12.5 नहीं उसकी आधी दे पाए। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो सारी की सारी एनर्जी देनी पड़ती है, यहां पे तो जरूरी नहीं है ना। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि किसी इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ ऐसी कोई कोलिजन की है कि इसको अपनी सारी एनर्जी दे दी। जब सारी एनर्जी देगा तो हमने जज करना है कि ज्यादा से ज्यादा ये कितना एक्साइट हो सकता है, राइट? अब फर्स्ट और सेकंड लेवल के बीच में फर्क कितना था डायरेक्ट देखो। अगर मुझे एक दो वैल्यू डायरेक्ट याद होंगी तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। पहली और दूसरी के बीच में तो 10 पॉइंट क्या होता है, 2 होता है। फर्स्ट और थर्ड के बीच में 12.09 होता है। बोलो समझ गए? ये कितनी है, 12.5। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड से तो ज्यादा, थर्ड तक तो पहुंच ही जाएगा। जल्दी बोलो समझ गए? बच गया फोर्थ। फोर्थ में कितनी एनर्जी होती है? फोर्थ वाले के पास कितनी एनर्जी है जल्दी बता। नहीं, फोर्थ वाले के पास पहले एक बार एनर्जी बता दो कितनी है। अभी तुमने बताई थी 0.85। ओके, और ग्राउंड स्टेट वाले के पास कितनी है बेटा? जब इलेक्ट्रॉन यहीं पर था, अपनी जगह पे आराम फरमा रहा था, कितनी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब तुमने जब 1 और 3 का फर्क किया था तो 12.09 आया था। जल्दी बोलो समझ रहे हो ना? 1 और 2 के बीच में 10.2 का है, 1 और 3 के बीच में 12.09 का है। 1 और 4th लेवल के बीच में कितना फर्क है जल्दी बताओ। इसको सॉल्व करके कितना आ गया? 12.75 आ गया। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? यानी चौथे लेवल तक नहीं पहुंचेगा। कहां पे पहुंचेगा? कुछ जो सारी एनर्जी ले लेंगे वो थर्ड पे पहुंचेंगे, मे भी कोई सारी ना ले पाए वो सेकंड पे पहुंचेंगे, कुछ हो सकता है ग्राउंड पे पड़े रहे। मतलब 2 ही लेवल तक जा सकते हैं, चौथे लेवल तक नहीं जा सकते। बोलो पॉइंट क्लियर के नहीं? ओके, यानी हमारे पास n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1, ये 3 ही लेवल्स हैं। बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? ओके, फोर्थ लेवल पे क्यों नहीं पहुंचेगा पता लग गया, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ के लेवल में के बीच में डिफरेंस कितना है? 12.75। इनके पास हद एनर्जी कितनी है? 12.5 ही है। उम्मीद है क्लियर हो गया क्वेश्चन। ओके, अब ध्यान से सुनना। अगर ये यहां पे पहुंचा तो हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन थर्ड से सीधा कहां पे आ जाए? ग्राउंड स्टेट पे आ जाए। लाइमन सीरीज में ऐसे ही तो होता है, सीधे ग्राउंड स्टेट पे जंप मारना शुरू कर देते हैं। बोलो सही है? ओके, मे बी यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे देखे करें, यार ज्यादा गहराई में तो मैं नहीं कूद सकता, 2 बारियों में कूद लेता हूं। तो कहेगा यार नहीं नहीं नहीं, नीचे वाला लेवल तो 13.6, इतनी नीचे नहीं जा सकता भाई, पहले मैं यहीं पे, वो पहले आराम से यहां पे जंप मारे। जब यहां जंप मारेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। बोलो ठीक है? और यहां से फिर हिम्मत करके कहेगा अब जाना तो पड़ेगा ही, और कोई ऑप्शन नहीं है, चल आंखें बंद करके भगवान का नाम लेके चल भाई नीचे। तो अब बताओ, आपके पास 3 टाइप ऑफ रेडिएशन तो आ ही रही हैं, और सोच लो अगर कोई और बचती है तो। या तो डायरेक्ट वाली रेडिएशन है, या यहां से और यहां से यहां पर है, उसके अलावा और कुछ नहीं बन रही। जल्दी बोलो समझ रहे हो कि नहीं? तो 3 टाइप्स ऑफ वेवलेंथ यहां पे निकलेंगे, राइट? तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिट। सीरीज पूछा उसने, सीरीज। तो कौन सी सीरीज की निकल रही हैं? या तो यहां से 1 आ जाएगा या यहां से 1 आ जाएगा, तो लाइमन तो निकल ही रहा है। और यहां फिर सेकंड लेवल इन्वॉल्व है, पाल्मर भी निकल ही रहा है। जल्दी बोलो कुछ समझ में भी लगा कि नहीं? तो आपका जो आंसर है, आंसर में बहुत कुछ बता सकते हो वैसे मेरे ख्याल से, क्योंकि उसने सीरीज पूछा हुआ है कि व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड। तो हमारा आंसर रहेगा लाइमन एंड पाल्मर सीरीज विल बी एमिटेड। कुछ तो समझ में लगा होगा, जल्दी बोलो। ठीक है, वो ये भी कह सकता था हाउ मेनी टाइप ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड, तो उसका आंसर आता 3। उसने बोला, इसी में क्वेश्चन बना देते हैं ना, उसने बोला कौन कौन सा सीरीज, तो हमारा आंसर क्या था? लाइमन एंड पाल्मर। वो कहता कितनी वेवलेंथ? 3। वो कहता वो वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो वो तो कैलकुलेट तो हो ही जाएंगी। रिडबर्ग फार्मूला लगाई चलो, यहां से यहां के लिए भी लगेगा, यहां से यहां के लिए भी लगा लेगा, यहां से यहां के लिए भी। जल्दी बताओ, सब सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं?
अगर वो कहां चले जाता, ये वाला क्वेश्चन हो गया, डन हो गया। मैं एक चीज और बता रहा हूं, ये डन हो गया। ओके, यहां पे तो दिख रहा था बेटा कितनी वेवलेंथ निकलेंगी। अगर वो कहां पहुंच जाता, मान लो चौथे पे पहुंच जाए। अब चौथे पे बनानी पड़ेगी, यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है। जल्दी बोलो, समझ गए? अब जो ये वाला है फिर यहां पे भी जा सकता है, ये वाला यहां पे भी जा सकता है। जल्दी बोलो, समझ गए? टोटल कितनी वेवलेंथ निकल रही हैं? 1 2 3 4 5 निकल रही है, क्योंकि ये वाला जब दोबारा यहां आएगा वो तो यूज हो गई ना। 5 टाइप ऑफ वेवलेंथ निकलेंगे इसमें। बोलो, समझ भी रहे हो? क्लियर है? अब कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, यार कोई रह तो नहीं गई, कोई मिस तो नहीं हो गई। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रख लो, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड। n इंटू एन माइनस वन बाई 2। n क्या है तुम्हारा? जिस लेवल पर आपका इलेक्ट्रॉन है, जिस एक्साइटेड लेवल में है। मान लो इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 चौथे लेवल पे है ना बेटा, बोलो चौथे लेवल पे है, तो यहां क्या होगा? 4। यहां क्या आएगा? 4 माइनस 1 3। तो ये हो गया 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 2। ऐसे ही होगा। ये कितनी बन रही है? ये बन रही है, तो कोई रह गई मुझे लगता है फिर। n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। यहां से कितना आ रहा है ये बता दो भाई। 6 आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने कोई बनाई नहीं है। चेक करो कौन सी रहेगी भाई, कौन सी? 2 to 1, 2 to 1 तो बना रखी है ये 2 to 1। 4 to 3 to 1 नहीं बनाई, ये देखो 3 to 1 मिस थी। अब जल्दी बताओ, फार्मूले से ही फायदा होगा वरना रह जाएगी कोई ना कोई। फार्मूले से ही फायदा होगा, रह जाएगी वरना कोई ना कोई। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर था ना, 2 ही तो लेवल है, 3 यहां से दिख रही थी, यहां पे मिस होने के चांस कम थे। लेकिन अगर वो ज्यादा आ जाएगा ना, तो एक आधी क्या हो सकती है? मिस हो सकती है। ये धक्के से तो नहीं बनाई हमने, वाकई मिस हो गई थी कि धक्के से बना दी हमने? वाकई मिस हुई है। थर्ड से फर्स्ट वाली हमारी क्या हो गई थी? मिस हो गई। तो जब ज्यादा आ जाए ना बेटा, तो आपको ये याद रखना है, क्या फार्मूला लगा देना है? n इंटू एन माइनस वन बाय 2 लगेगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड। कई बार निकालने के लिए भी बोला जा सकता है, लेकिन 6 वेवलेंथ निकालने के लिए तो कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला हमें। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो वो शॉर्ट में आएगा। हाँ, अगर उसने पूछा हो कितनी लाइंस निकलेंगी ये है, तो ये फार्मूला लगेगा। अब चाहे वो 8वें लेवल से है, निकाल लोगे कि नहीं? जल्दी बता दो। क्लियर है? ठीक है, सोना नहीं है भाई। अभी अभी 1 2 क्वेश्चन बाकी हैं। 12.10 पढ़ो जी, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? 12.10 क्वेश्चन कह रहा है, इन अकॉर्डेंस विद बोहर्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट करेक्टराइज द अर्थ। ये छोड़ो, ये नहीं करना, ये छोड़ना है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है जो इमेजिनरी, उसको अर्थ वाला सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर कर ना, उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कई क्वेश्चन थोड़े इमेजिनरी टाइप दे रखे हैं, ये नहीं हम कर रहे। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्या कर रखे हैं? मिस कर रखे हैं। इस टाइप के नहीं करने। अब आते हैं 12.15, ये लास्ट क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एडिशनल में एक क्वेश्चन पड़ा हुआ था काम का, मैंने वहां से उठा लिया। देखना जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन को। अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी से चेक कर लो, अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा लेवल है जल्दी बताओ? वैसे सेकंड है, बोल भी रखा है उसने। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। टोटल एनर्जी दे रखी है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ओके, लंबी कैलकुलेशन करोगे कि भाई ऐसे ही दे दोगे आंसर? लंबी कैलकुलेशन करके दिशा कह रही है, लंबी कैलकुलेशन करेंगी। इसको करने दो, तुम लोग आंसर दो भाई। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? बोलो बेटा। -3.4 है, काइनेटिक एनर्जी कितनी? 3.4। बहुत लंबी कैलकुलेशन लगी इसमें। पहला हो गया। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट? 1 मिनट, आंसर मत देना, मैं जिससे पूछता हूं वो दे दे। हाथ खड़े कर दो, चलो, किसी को हम एम्बेरस नहीं करते। हाथ खड़े कर दो कि कौन इसका आंसर दे सकता है। गौरीशा बोल भाई।
-6 इसको डबल कर दिया, आंसर क्या आ गया -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था बेटा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, विच ऑफ द आंसर्स अबव वुड चेंज इफ द चॉइस ऑफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज्ड। हमने जीरो पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी वाली जगह पे मान रखी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते वक्त याद करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात चल रही है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते वक्त इंफिनिटी का रेफरेंस है हमारा, इंफिनिटी कि जी इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, राइट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, बस पर यूनिट चार्ज नहीं बोलते, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। बोलो समझ रहे हो कि नहीं। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंडेंट हैं। अगर आपने इंफिनिटी की बजाय किसी और को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, यानी जीरो एनर्जी वाली स्टेट किसी और पॉइंट को मान लिया, तो सीधा किस में फर्क पड़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पड़ जाएगा। पोटेंशियल के कारण किस में फर्क पड़ेगा, टोटल एनर्जी में फर्क पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ना, वो ½ mv² है, वो v के हिसाब से जो भी बनती होगी वो आएगी। बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो ये पंगे वाली बात हो जाती है कई बार। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ऐसे आते हैं ABC टाइप, उसने क्वेश्चन दे दिया, बच्चा फर्स्ट पार्ट में खुश है, सेकंड पार्ट में भी खुश है, थर्ड पार्ट में अगर तो एग्जैक्टली पढ़ा हुआ होगा तो वो परफेक्ट आंसर दे के आएगा, अदरवाइज यहां पर फिर इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ेंगे, कई तरह के यहां पर क्या आएंगे आंसर आएंगे। अगर पढ़ा हुआ होगा तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। परफेक्ट मतलब स्टैंडर्ड, इसका टू द पॉइंट आंसर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज, एंड टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, देयरफॉर टोटल एनर्जी विल आल्सो चेंज, राइट है जी। तो ये भी बेटा हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन डन, कंप्लीट हो गए जी, जितने भी करने थे, जो भी करना था हमने, इसका एनसीईआरटी वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कल टेस्ट की बेटा तैयारी करो और उसके बाद फिर आगे जो भी जैसे भी बात बढ़ेगी पढ़ाएंगे। टेस्ट का सिलेबस मैंने बता दिया हुआ है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन और बोहर्स थ्योरी कंप्लीट।